सो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ड्यूअल कैरेक्टर की बात करेंगे। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब क्या? वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। यानी किसी भी चीज के दो तरह के कैरेक्टर होते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज पार्टिकल कैरेक्टर, ठीक। अनदर इज कॉल्ड एज वेव कैरेक्टर। हर चीज के दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर। देखो बेटे, पहले लाइट की बात करते हैं। अगर लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर की बात करें और तुमसे पूछा जाए कि लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर किसने दिया था, तो आपने जवाब देना है न्यूटन ने। क्या जवाब देना है? न्यूटन ने। नहीं आ रहे हैं, प्लांट में नहीं। न्यूटन की एक थ्योरी थी, कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट। तो पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट वाज गिवन बाय न्यूटन एंड डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेटेड, या आप बोलिए इसको फर्दर एक्सटेंड किया प्लांक्स ने, ठीक। हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ने कैरेक्टर दिया था एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मैक्स प्लांक, डेफिनेटली, ठीक। और लाइट का वेव कैरेक्टर जो दिया था वो ह्यूगन ने दिया था, ठीक। ये प्रिंसिपल, ह्यूगन प्रिंसिपल जो होंगे या पढ़ेंगे बेटा, ठीक, अपने फिजिक्स में +2 में जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उस समय आपको वेव कैरेक्टर्स बताएंगे, या फिर इस साल के एंड में शायद वेव्स एंड ऑसिलेशन नाम का चैप्टर होता है, उसमें आपको बताएंगे ह्यूगन प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो लाइट का वेव कैरेक्टर ह्यूगन ने दिया। लेकिन बात आई ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर, ठीक है जी। अब जो ड्यूअल कैरेक्टर था लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर वाज गिवन बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा कि E इज इक्वल टू mc²। किसी भी एनर्जी का मास निकाला जा सकता है, तो यानी कोई भी एनर्जी जो होती है उसका पार्टिकल नेचर हो सकता है, ठीक, अगर वो रेस्ट पे हो। क्लियर? तो एक बात समझ लीजिए, लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर वाज गिवन बाय न्यूटन एंड फर्दर प्रूव्ड और डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मैक्स प्लांक, ठीक। वेव का कैरेक्टर इज गिवन बाय ह्यूगन एंड ड्यूअल कैरेक्टर वाज गिवन बाय आइंस्टीन। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या किसी भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, दुनिया में कोई भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट हो, उस मेटीरियल ऑब्जेक्ट की जब हमने कैरेक्टर देखी, तो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल कैरेक्टर था, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। ऑब्वियसली जिसने डिस्कवर किया था इसको, उसने इसको पार्टिकल ही तो माना था। तो जे थॉमसन ने इसका पार्टिकल कैरेक्टर दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक। मजे की बात बताता हूं, इसका वेव कैरेक्टर दिया जी थॉमसन ने। इसी का बेटा था वो, जे थॉमसन का। यानी घर में लड़ाई होती होगी भाई, बाप कहता है कि भाई ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, बेटा कहता है ये वेव है। जनरेशन गैप देख रहे हो? सो दिस जनरेशन गैप है ना भाई, कि आपके जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, जबकि उसके बेटे जी थॉमसन ने बोला नहीं ये वेव है। एंड इट वाज फर्दर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर ने ऐसे एक इलेक्ट्रॉन बीम ली जिसको कैथोड रे भी बोलते थे तुम, और इसको निकल के क्रिस्टल पे डाला। इससे बेटा जब ये लाइट निकल के क्रिस्टल टकरा के इसको हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे डालते हैं, तो इसके कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फोटोग्राफिक प्लेट पे बनते हैं।
ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फोटोग्राफिक प्लेट पे इसके बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम को एक निकल क्रिस्टल पे डाल करके उसके आगे फोटोग्राफिक प्लेट रखी जाती है, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम उसे टकराती है और जो उसका पैटर्न बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक, वो ऐसा बनता है। एक्चुअली ये आर्क्स बनती, जैसे हम रेनबो की पूरी नहीं देख पाते ना, वैसे उसकी आर्क पर बनने चाहिए रिंग, इनको डिफ्रैक्शन रिंग बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन रिंग्स। अब इसके डिफ्रैक्शन रिंग जो थे इलेक्ट्रॉन के, ठीक, डिफ्रैक्शन रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर टू एक्स-रेज। एक्स-रेज की तरह ही इसके डिफ्रैक्शन रिंग होते हैं। और बेटे फ्यूचर में ना +2 में जाके, अभी तो निकाल दिया सिलेबस से, एक होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। बेटे इसको हम ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं, ठीक, इससे वेवलेंथ निकाल लेते होते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज आल्सो फाउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज। एक तो जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन रिंग थे वो एक्सरे के डिफ्रैक्शन रिंग के जैसे ही थे, और उसकी वेवलेंथ जब कैलकुलेट की गई बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, इसको ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं, उससे इसकी वेवलेंथ लगभग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बराबर आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और एक्सरे की वेवलेंथ लगभग सेम है, तो अगर एक्सरे वेव है तो इलेक्ट्रॉन भी वेव है। यहां से डेविसन एंड जर्मन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव, वो वेव भी होता है। जी थॉमसन ने इसको पार्टिकल बनाया था। तो बेटा इसका ड्यूअल करैक्टर हमें दिया डी ब्रोगली ने। Dual character was given by de Broglie. Now very important. de Broglie ने इसका dual character दिया, इसको डेमोन्स्ट्रेटेड या वेरीफाइड कर लो। डेमोन्स्ट्रेटेड की जगह बेटर शब्द होगा वेरीफाइड, ठीक, डेमोन्स्ट्रेटेड की जगह बेटर शब्द होगा वेरीफाइड, ठीक। डेमोन्स्ट्रेट तो पहले भी कर सकते थे, पर वेरीफाई उसने कर दिया। बोलो बेटा ये सब समझ में आया कि नहीं? इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे डायरेक्ट। अब देखो बेटा, हमारी कहानी यहां पे आके रुकी डी ब्रोगली। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप, जिसमें ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डी ब्रोगली रिलेशनशिप, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप की बात करते हैं, डी ब्रोगली रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसको डिराइव करेंगे पहले हम। ये कहता है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स, प्लांक्स भैया कहते हैं E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, है ना जी? ये तो प्लांक्स ने बोला था। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E is equal to mc square, E is equal to mc square. According to Planck's, E is equal to hc by lambda, and according to Einstein, E is equal to mc square. दोनों एनर्जी की वैल्यूज हैं, बोथ आर द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो भैया दोनों को इक्वेट कर दे। हमें पता चल गया कि therefore hc upon lambda should be equal to mc square. hc upon lambda should be equal to mc square. तो c से कटा c, तो h upon lambda is equal to mc. तो lambda is equal to h upon mc.
अगर किसी लाइट के फोटोन का तुम मास निकालना चाहते हो, हम कभी फोटोन का मास नहीं निकाल पाते ना, पर अगर तुम अब चाहोगे किसी फोटोन का मास निकाल सकते हो। उसकी वेवलेंथ पुट करो, स्पीड ऑफ लाइट पता है, h पता है, मास निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? yes. पर इसने कहा कि फॉर पार्टिकल्स अदर देन लाइट, अगर लाइट को छोड़ दिया जाए तो C इज रिप्लेस्ड बाय V। C को हम V से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, इसलिए C और V इक्वल नहीं हो सकता। और इसलिए अगर कोई और चीज होती तो C लिख नहीं सकते, V लिखेंगे। सो देन lambda is equal to h upon mv. So this is called as de Broglie relationship. सर h अपॉन मोमेंटम नहीं हो गया? रिलेशनशिप बोलते हैं। हाँ जी बोलो जनाब। h अपॉन मोमेंटम नहीं हो गया? होगा अभी यार, पहले आगे क्यों भाग रहा भाई? यहां तक बोल, समझ में आया, खत्म बात। यस सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ठीक, ये जो थी ये डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है। दिस कॉल्ड एज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। अब इससे उसने प्रूव किया कि एनी मेटीरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन, जिसकी कुछ वेलोसिटी हो, एनी मेटीरियल ऑब्जेक्ट in motion must possess wave characteristic। उसका वेवलेंथ निकाला जा सकता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक। दुनिया को कोई भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो डेफिनेटली उसका वेव कैरेक्टर होगा, उसकी वेवलेंथ निकाली जा सकती है। अगर रेस्ट पे हुआ, एट रेस्ट, तो v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा बिकम्स इनफाइनाइट, कैन नॉट बी डिफाइंड। तो वेवलेंथ इंफिनिटी यानी कैन नॉट बी डिफाइंड। इसलिए एनी मेटीरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन मस्ट पोजेस अ वेव कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका वेव कैरेक्टरिस्टिक है, यानी मेटीरियल ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल मोशन में है तो उसका वेव कैरेक्टरिस्टिक। यानी मैं भी चल रहा हूं, मोशन में हूं, तो मेरा वेव कैरेक्टरिस्टिक क्या भाई? नाउ अगर सर आप चल रहे हो, आपका वेव कैरेक्टरिस्टिक है, हम चल रहे, हमारा वेव कैरेक्टरिस्टिक है, गाड़ी चल रही है, उसका वेव कैरेक्टरिस्टिक है, तो वेव की तरह दिखाई क्यों नहीं देती? देखो बेटे, यहां पे मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जिनका मास बहुत ज्यादा है, उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती, नेग्लिजिबल होती है। सो दो दिस इक्वेजन can be applied to microscopic as well as macroscopic objects. हालांकि इस इक्वेशन को मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। Though this equation can be applied on macroscopic as well as microscopic object, but have significance for microscopic objects. देखो बेटा,
एक क्वेश्चन आया पेपर में कि डी ब्रॉग रिलेशनशिप कैन बी अप्लाइड टू, but it can be applied to any particle in the world, maybe macroscopic, maybe microscopic, no problems. But अगर क्वेश्चन आए इट हैज सिग्निफिकेंस फॉर, क्योंकि जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, इस वजह से उसका वेव करेक्टर नेग्लिजिबल सा होगा, सो दैट इज नॉट, यू कैन से सिग्निफिकेंट। इसलिए सिग्निफिकेंस इसका माइक्रोस्कोपिक में भले ही अप्लाई दोनों में होंगे, ये कभी भूल के मत सोचना कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए नहीं, इट कैन बी फॉर माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, but significance is only for the microscopic substances. As for macroscopic, mass will be high, and if mass is more, the wavelength is less. Got it or not? समझ में आया कि नहीं आया? Now, ये जो हमारे पास इसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी डी ब्रॉगली वेव्स हैं, इनको मैटर वेव्स बोला गया। De Broglie waves are called as matter waves. De Broglie waves are called matter waves. इनको matter waves का नाम दिया गया भाई। De Broglie waves are called as matter waves. इनको matter waves बोल दिया गया। Now, what is the difference between the matter wave? What is the difference between the matter wave and electromagnetic wave? चलिए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं what is the difference between the matter wave and electromagnetic waves. Difference between matter wave and electromagnetic waves. Difference between the matter wave and electromagnetic waves. देखो दोस्त, यहां हमने लिया EM waves और यहां हमने लिया मैटर वेव्स। मैटर वेव जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाली है, डी ब्रॉगली वाली है, पार्टिकल की है। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इज एसोसिएटेड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both are associated to the wave. EM वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होती ही है। मैटर वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड may or may not be associated। हो सकता है कि वो जुड़ी भी हो और हो भी सकता है कि वो नहीं भी जुड़ी। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड may or may not be associated। ठीक, अगली बात, EM वेव जो होती है, they all travel with the speed of light। they all travel with speed of light। जितनी भी EM waves, electromagnetic radiations होती है, they all travel with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second। 3 into 10 to the power 8 per second। ठीक है जी, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। जहां तक मैटर वेव की बात करें, दे कैन नेवर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, कैन नेवर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट।
क्यों भाई? इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। तो अगर v c के बराबर हो गई तो ये कट जाएगी, यहां पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बिकम इंफिनिटी, तो मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विल बिकम इंफिनिटी, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विल बिकम इंफिनिटी, गॉट इट और नॉट? इसलिए कभी भी लाइट ऑफ स्पीड से मूव नहीं कर सकती, स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती। EM waves can travel through vacuum, ये वैक्यूम से ट्रैवल हो जाती है। EM waves can travel through vacuum, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो वैक्यूम से ट्रैवल हो जाती है, जबकि हमारे पास मैटर वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये कभी भी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं हो सकती बात, दे नीड सम मीडियम टू ट्रैवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन नॉट बी attracted, are not attracted by electric or magnetic field, electric or magnetic field, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से और ना मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती, they can never be attracted by electrical or magnetic field, whereas matter waves can be attracted or repelled by magnetic or electric field। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? तो ये इनमें फर्क होता है बेटा। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वर्किंग अप ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसके प्रॉब्लम्स, एक चीज और डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। आई एम डिस्कसिंग वन मोर थिंग। Prove that MVR is NH upon 2 pi. ठीक, MVR is equal to NH upon 2 pi. ठीक, even electron is a wave। बोहर ने पार्टिकल करेक्टर पे अपना इक्वेशन दिया था कि नहीं दिया था? बोहर का जो मॉडल था वो पार्टिकल करेक्टर पे बेस्ड था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, पर उसका मेन पोस्टुलेट क्या था कि MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हमें ये प्रूव करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव भी है तब भी ये सही, पार्टिकल था तब तो बोहर ने प्रूव कर दिया था, लेकिन अगर वेव भी है तब भी ये सही है। देखो बेटा, ये एक ऑर्बिट है मान लो, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इसमें वेव की तरह मूव कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग लाइक दिस। अब देखो बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं आगे चलता गया तो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं? जहां पहले ट्रफ था वहां क्रेस्ट आ गया, जहां पहले क्रेस्ट था वहां ट्रफ आ गया, ठीक, ऐसा हो जाएगा। ऐसी वेव को हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज वेव, आउट ऑफ फेज वेव। If electron is to be wave, it should not be out of phase, नहीं तो उसका फेज करेक्ट, नहीं तो उसका वेव करेक्टर खत्म हो जाएगा।
कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अगर इलेक्ट्रॉन को एक वेव होना है तो कैसी होनी चाहिए? ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज अ वेव। ऐसे होना चाहिए, यानी अब चलते हुए क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए, यानी इन फेज वेव, इनको बोलते हैं इन फेज वेव। तो पहली बात समझ लीजिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी वेव इट शुड बी इन फेज, नहीं तो उसका वेव करेक्टर खत्म ही हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन is to be a wave, it must be in phase wave, in phase wave। ये इन फेज वेव होनी चाहिए, यानी क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आना चाहिए, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप? इस डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। दो क्रेस्ट का डिफरेंस, दो ऑब्वियसली। यहां से यहां क्या बोलेंगे? लैम्डा। यहां से यहां क्या बोलोगे? लैम्डा। यहां से यहां क्या बोलोगे? लैम्डा। यहां से यहां क्या बोलोगे? अगेन लैम्डा। सिमिलरली यहां से यहां अगेन लैम्डा, सिमिलरली यहां से यहां अगेन लैम्डा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, देयरफॉर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n लैम्डास, बहुत सारे n लैम्डास से मिलकर बना होगा। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n लैम्डास, इजंट इट? क्लियर है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई r। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 pi r is equal to n lambda. Okay. Now, according to de Broglie, lambda is equal to h upon mv. So, if this is equation 1, putting the value of lambda in 1, putting the value of lambda in 1, put करो इसको, 2 pi r n into h upon mv। ठीक है दोस्तों, mv को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? रीअरेंज करो जरा, रीअरेंजिंग mvr इज इक्वल टू nh अपॉन क्या आ जाएगा? 2 पाई, ये नीचे आ जाएगा। तो बोलो भाई, इज इट प्रूव्ड और नॉट? इज इट प्रूव्ड और नॉट? इट इज डेफिनेटली प्रूव्ड। इससे रिवर्स भी चल सकते हैं हम, इससे ये भी निकाल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस के बराबर है ये एल लैम्डा, उल्टा भी चल सकते हैं। ठीक, तो बेटे बोहर का मॉडल भले ही गलत हो गया लेकिन ये आज भी सही है। इसलिए मैंने बोला बोहर को नोबेल प्राइज दो चीजों पर मिला, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों सही थे। तो ये आज भी सही है चाहे वेव कैरेक्टरिस्टिक है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? So today we have dealt with theory of de Broglie. Next lecture में बेटे हम करेंगे questions based on de Broglie relationship. फिर please check the copies of other. जितने रिलेशनशिप मैंने करवाएंगे, जितनी डेरिवेशन मैं इसके आगे करवाऊंगा, किसी और ने करवाई होंगी तो जरूर बताना मुझे। जितने तरह के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसके,
किसी और ने करवाए होंगे तो बताना जरूर। फिर बोलना कि सर का पीछे चल रहा सिलेबस। जब आदमी ने 3 क्वेश्चन करवा के छुट्टी कर देनी और अश्विनी सर ने 6 क्वेश्चन करवाने हैं तो भैया मैं पीछे ही रहूंगा, पर हमारा प्रोडक्ट उन लोगों से बहुत अच्छा होगा। एनी हाउ, सो दिस इज इट फॉर टुडे।